हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब आज हम करने वाले हैं हमारे इनकम टैक्स का नेक्स्ट चैप्टर है टीडीएस टीसीएस का है। आपका 25th चैप्टर है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे पहले जो है एडवांस टैक्स का है, डिडक्शन का है, रिटर्न का है, असेसमेंट का है, ये चैप्टर हो चुके हैं। बाकी जो बच्चे जैसे लास्ट वाले चैप्टर्स है पेनल्टी का, ऑफेंस का, ये हम जल्दी ही कवर करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ मैनेजमेंट का भी हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स और एचआरएम का तो आपको पता है चल रहा है अभी। 2 से 3 चैप्टर हो चुके हैं, वो आपको मिल चुके होंगे और विद नोट्स आपको मिल चुके होंगे। आज हम करने वाले हैं हमारे टीडीएस का चैप्टर। देखो, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, ये तीनों के तीनों कंसेप्ट आपको आनी चाहिए। इवन वो एग्जाम में 4 नंबर में आए, चाहे वो 15 नंबर में आए, वो कितने ही नंबर में आए, नंबर मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको इन सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, क्योंकि टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, ये तीनों एक ऐसी क्राइटेरिया है जो आप जब आरटीआई फिल करते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ये। सो आपको इन तीनों की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। वैसे मैं एडवांस टैक्स का जो क्राइटेरिया था, एडवांस चैप्टर का जो जो टैक्स है उसका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। आज हम करने वाले हैं टीडीएस और टीसीएस को। देखो, सबको पता है मतलब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे, जिसमें आपको सभी पॉइंट्स क्या हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, टीडीएस दिखाई दे रहा है सबको, टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। सभी टैक्स क्या हैं आपको, ये तीनों की तीनों जो कंसेप्ट है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों के तीनों एक एसएससी को एडवांस में देने पड़ते हैं। मतलब कि पहले ही पेमेंट कर देने पड़ते हैं और बाद में इसकी डिडक्शन मिल जाती है जब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। वो भी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। और आपके जो पास ये जितने भी सेक्शन हैं 192, 192A, 193, 194, 194A, B, E, G, H, जितने भी हैं उनको मैं ट्रिक के साथ लर्न करवाऊंगी और साथ में आपको एक स्टोरी के साथ करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन हो जाएंगे और ये जो सेक्शन है ना पेनल्टी और ऑफेंस वाले चैप्टर में एज इट इज़ आएंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। तो इसलिए बोल रही हूँ, टीडीएस वाला चैप्टर है, टीसीएस वाला चैप्टर है और एडवांस टैक्स वाला, तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं, तभी आपके जो लास्ट वाले चैप्टर है ना वो क्लियर हो जाएंगे आराम से। ठीक है, चलिए जी, टीडीएस की पहले हम फुल फॉर्म देख लेते क्या है। देखो, टीडीएस का क्या है, टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स। ठीक है, और टीसीएस का क्या है, टैक्स, इसको हम देखो क्या है, एक सेकेंड, टैक्स कलेक्शन दिखाई दे रहा है एट सोर्स। इसे डिडक्टिंग भी कह देते हैं, डिडक्शन भी कह देते हैं। ठीक है, तो दोनों की फुल फॉर्म पहले आपको पता होनी चाहिए। और इन दोनों का कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। दोनों को पहले एग्जांपल के साथ करते हैं। पहले हम टीडीएस का समझते हैं, देन टीसीएस पे आएंगे। टीडीएस है मोस्टली कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर वाले कलेक्ट करते हैं, कौन किससे, अपने एम्प्लॉय से। जब किसी भी पर्सन की जब सैलरी किसी को, जब मान लीजिए देखो ये एक फर्म है, ठीक है, और इस फर्म में बैठा ये बंदा है, पेन चेंज करना पड़ेगा, ये फर्म में बैठा ये व्यक्ति है। ठीक है, और ये क्या है, ये भी खत्म हो गया मेरे हिसाब से, तो ये क्या है, एम्प्लॉई है। ठीक है, ये क्या है, एम्प्लॉयर है, मीन्स कि ये ओनर है, ये एम्प्लॉई है, और जो एक कर्मचारी है। ठीक है, इसने इस कंपनी को क्या दी, सर्विस दी। ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, इसने इस फर्म को क्या दी, अपनी सर्विस दी, जो भी इसके पास स्किल थी, जो भी इसके पास नॉलेज थी। ठीक है, इसने इसके पास जो भी था उसने इसको दिया, इसके रिटर्न में उसको कंपनसेट क्या मिलेगी, उसको सैलरी मिलेगी। क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अब एम्प्लॉयर कहता है तुम्हारी सैलरी पर महीने, मतलब 1 साल की, 1 महीने की 1 लाख रुपए है। ठीक है, कितनी है, 1 लाख रुपए, तो सालाना कितनी होगी, 12 लाख हो गए। कंपनी कहती है ठीक है, सैलरी आपकी 12 लाख है, पर कंपनी को क्या है, इसके ऊपर टीडीएस कलेक्ट करना होगा। बताऊंगी क्यों कलेक्ट करना है और इसका बेनिफिट कंपनी को क्या मिलेगा अगर वो एम्प्लॉई का टीडीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा रही है तो। ठीक है, सबसे पहले हम ना इसकी वो
टैक्स लायबिलिटी को देखते हैं। अब सबको पता है जब भी हम टीडीएस कलेक्ट करते हैं वो जब सैलरी की बात आती है, सैलरी के अंदर वो स्लैब रेट पर एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टैक्स कलेक्ट नॉर्मली कलेक्ट करेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, मैं थोड़ा बेसिक से करवा रही हूँ क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट होंगे जिनको क्या है थोड़ा बेसिक अभी क्या पता रिमेंबर ना हो, जैसा भी है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से करेंगे। बेसिक जो फर्स्ट 2.5 लाख होते हैं उसके ऊपर कुछ नहीं देना पड़ता, नील। नेक्स्ट के जो नेक्स्ट जो 2.5 लाख होंगे उसके ऊपर कितने परसेंट होता है बच्चे, जल्दी बताइए मुझे। उसके ऊपर होता है 5%, और 5% के ऊपर 2.5 लाख का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 12,500 ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 5 लाख के ऊपर कितना होता है, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर होता है 20%। तो इसका 5 लाख का 20% करेंगे, ये हो जाएगा 1 लाख। अब देखो 12 लाख में से कितने के ऊपर हमने टैक्स अप्लाई कर दिया है, 2, 2.5, 2.5, 5 और 5, 5, 10, मतलब 10 लाख हो गया। बाकी बचा बैलेंस 2 लाख हो गया। अब बैलेंस के ऊपर कितने लगता है, 30%। एग्जाम्पल चल रहा है अभी, ठीक है। इसे एम्प्लॉई की टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जा रहा है। तो 2 लाख के ऊपर 30% करेंगे तो कितना आएगा, 60,000। अब देखो इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी है, एनुअल जो टैक्स हो गया वो क्या हो गया, 1,72,500, ठीक है जी। अब देखो ना तो इसको रिबेट मिलेगी ना सरचार्ज इसको एप्लीकेबल होगा, सबको पता है, क्योंकि रिबेट की 3 कंडीशन होती है। 5 लाख से ऊपर इनकम है इसकी, सरचार्ज नहीं लगा क्योंकि 50 लाख से उसकी वहाँ पे लिमिट स्टार्ट होती है, ठीक है जी। अब सीधा इसके ऊपर लगेगा 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। अब 1,72,500 के ऊपर जब हम 4% करेंगे तो ये आएगा 6,900। इसको हम कर देंगे प्लस एंड देन 1,79,400। ये क्या होगी हमारी एनुअली, क्या हो गया है, एनुअली टैक्स हो गया है ये, कि आपका जो साल का है 1,69,79,400 रुपये हमारा क्या है, टैक्स है। अब देखो ये हमने क्या है, साल के स्टार्टिंग में ही एम्प्लॉयर ने कैलकुलेट कर दिया कि इसकी इनकम इतनी है और इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी इतनी बनेगी, ठीक है जी, ठीक है। अब टीडीएस क्या होता है, पहली बात तो कंपनी कलेक्ट करती है, कंपनी कलेक्ट करेगी एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर। अब एम्प्लॉय की सैलरी के हिसाब से उन्होंने टैक्स लायबिलिटी को देख लिया। अब ये देखो 1,79,400 को हम क्या करेंगे, मंथली डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो टीडीएस है वो मंथली डिपॉजिट होता है गवर्नमेंट के पास। तो इसको अगर मंथली डिपॉजिट मतलब मंथ के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का 14,950 रुपये आएगा। मीन्स कि इसको जो एम्प्लॉई है, ये जो व्यक्ति है, इसको पता है कितनी सैलरी मिलेगी, 1 लाख में से 14,950 माइनस करके तब ये सैलरी मिलेगी 85,050। इसको महीने की इतनी सैलरी मिलेगी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये टीडीएस काटा क्यों गया है और कंपनी को इसका फ़ायदा क्या है। अगर वो ना काटे तो यही बात इस एम्प्लॉयर के माइंड में उठी, मेरे भी दिमाग, क्योंकि मैं अब एम्प्लॉयर हूँ, मैंने इस एम्प्लॉय को देनी है, मिस्टर एक्स है ये, मेरे को इसको देनी है, तो क्या होगा, मैंने मना कर दिया। मान लीजिए ये जो पैसा है ना 14,950, ये सीधा ना वैसे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होता है। गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आप क्या करना, एम्प्लॉय की जितनी भी सैलरी बने उसके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई करके जो भी टैक्स लायबिलिटी बने उसको ऊपर टीडीएस निकालो, और टीडीएस क्या है हमें टाइमली डिपॉजिट करो, गवर्नमेंट ने कहा। पहला फ़ायदा इसका क्या है कि देखो इसकी टैक्स लायबिलिटी साल के आखिरी में 1,79,400 मिलेगी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के पास टाइमली मिल जाए, तो उन्होंने इसलिए टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स का प्रोविज़न लेके आई है, ठीक है। पहली बात मैंने आपको पहले बता दिया था, राइट। दूसरे नंबर की बात, गवर्नमेंट कहती है अगर कोई भी एम्प्लॉयर मना कर देता है कि मैं नहीं डिपॉजिट कराता, मुझे क्या फ़ायदा है, एक तो मैं इतनी सारी कैलकुलेशन करूं, और हर एक एम्प्लॉय थोड़ी ना, लाखों एम्प्लॉय होंगे किसी बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर, तो है ना। तो गवर्नमेंट कहती है अगर तू नहीं डिपॉजिट कराएगा ना तो जो सैलरी का जो खर्चा होता है ना, ये जो सैलरी 12 लाख तो किसी एम्प्लॉय को दे रहा है, तो ये खर्चा है ना हम तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करने देंगे अगर तुमने टीडीएस काट के नहीं दिया। बोले अच्छा। तो एम्प्लॉयर ने दिमाग लगाया, अगर इन्होंने सैलरी को बाय सैलरी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर
अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं किया तो उनका जो प्रॉफिट है ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ दैट मीन्स आपकी टैक्स लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पैसा गवर्नमेंट के पास ही ज़्यादा जाएगा। तो कंपनी ने देखा कि अगर मैं डिपॉजिट करवा ही देता हूँ तो मुझे टैक्स का तो बेनिफिट हो जाएगा, है ना। तो इनडायरेक्टली वे से गवर्नमेंट क्या करती है, टीडीएस को कलेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ द कंपनी, विद द हेल्प ऑफ द कॉरपोरेट सेक्टर। इतना समझ में आया। 10 मिनट के अंदर मैंने आपको एग्जांपल इसलिए समझाया कि आपको जो सेक्शंस आएंगे ना अब उनको ईजिली आप समझ पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो पार्टी नजर आ रही है। वन पार्टी इज दैट जो टैक्स को कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करेगी। दूसरी पार्टी कौन है, जिसको टैक्स काट कर नेट पेमेंट रिसीव होगी। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम डिडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, डिडक्टर कहेंगे। और इस वाले पर्सन को क्या कहेंगे, डिडक्टी कहेंगे। इनडायरेक्टली वैसे अगर बताऊं तो इसे हम पेयर भी कहते हैं, जो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली वैसे टीडीएस पेमेंट कर रहा है। और इसे हम क्या कहेंगे, पेई कहेंगे, जिसकी अमाउंट में से, जिसकी नेट पेमेंट में से टीडीएस कट चुका है, ठीक है। इतना कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है जी। अब आपको ये भी समझ में आ गया टीडीएस क्या है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ये इनडायरेक्ट क्यों है कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली वे से ये अमाउंट अपने पास डिपॉजिट करवा रही है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कंपनी का तो चलो बेनिफिट मिल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डिपॉजिट डेबिट करके दिखा देंगे, जिससे उनका टैक्स कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा, है ना। बट इसको क्या बेनिफिट है, ये पहले ही पेमेंट कर रहा है, ये हर मंथली डिपॉजिट होगा। देखो आपको पता भी नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है एनुअली, बट आपने एस्टिमेट लगाया कि हमारी टैक्स लायबिलिटी इतनी आएगी और एस्टिमेट के बेस पर आपने इतना अमाउंट आपने गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा दिया। इसका बेनिफिट इस एम्प्लॉय को ये मिलेगा कि जब वो क्या करता है, आपने वो देखिए ऐसे आखिरी में आके टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते करते ये वाला, एक मिनट मैंने लिखा भी हुआ था ये फॉर्मेट, एक सेकंड, ये देखो, ये डिडक्शन वाले चैप्टर के अंदर मैंने समझाया था कैसे क्या कुछ होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी सभी इनकम को कैलकुलेट कर देते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाती है, फिर हम डिडक्शंस लेते हैं, फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाती है, अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट बन जाती है। इसके बाद ना हमें यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टीडीएस अगर आपने कहीं पे पेमेंट कर रखा है, या फिर टीसीएस आपने कहीं पेमेंट कर रखा है, या फिर आपने एडवांस टैक्स पेमेंट कर रखी है, किसी भी तरह की पेमेंट कर रखी है आपको। यहाँ पर मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए यहाँ बन गया, टैक्स लायबिलिटी बन गई। फिर आपने क्या किया, आप देखो यहाँ पर आपने कितना एडवांस पेमेंट कर रखी है, एडवांस पेमेंट 1,79,400 की कर रखी है। थोड़ी अमाउंट बड़ी ले लेते हैं, यहाँ पर 2 लाख की ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी इतनी बनी, तो आपने जो ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट कर चुके हो, अब हमने कितनी कर दी है 1,79,400 की, इनकी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शंस मिल जाएगी। इनकी आपको दोबारा से इनको यहाँ पर लेस करने का बेनिफिट हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली वे से तो एम्प्लॉई को भी फायदा हो गया कि एकदम से तो 2 लाख रुपए दिख रहे थे कि हम इतने पेमेंट करने हैं, पर इन्होंने एनुअली मंथली ऐसे पेमेंट करते रहे तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ हमने एडवांस में पेमेंट कर दी। वो सर्टिफिकेट यहाँ लगेगा, देन ये अमाउंट लेस हो जाएगी, देन जो बैलेंस बचेगा उतना ही अमाउंट आपको 31 मार्च 2023 तक पेमेंट करनी होती है। समझ में आया, सबके बेनिफिट पता लगे कि कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉय के एट द एंड में मिलेगी, कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मिलेगा, गवर्नमेंट को तो फायदा ही है कि टाइमली गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के पास रिसीव हो रहा है। दैट्स इट। टीडीएस का कंसेप्ट समझ में आया कि टीडीएस एक कंपनी कलेक्ट करती है, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पर टीसीएस का कंसेप्ट और समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यही बात है क्या कि गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को टाइमली मिल जाए, टाइम पे मिल जाए, पहली बात। और टीसीएस किस लिए कलेक्ट की जाता है, जब भी कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन की जाती है, क्या की जाती है, स्पेशल ट्रांजैक्शंस की जाती है, तो उन स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में गवर्नमेंट को पता चल जाए। क्योंकि आपको भी पता है, देखो इस आज के टाइम में, आज तो नहीं पहले के टाइम में क्या होता था, लोग टैक्स देने से बहुत बचते थे, बहुत ऐसे फंड मतलब ट्रिक्स अपनाते थे कि कहीं ना कहीं से हमारा पैसा बच जाए, गवर्नमेंट के पास ना डिपॉजिट हो,
है ना। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। तो पहले इस चीज़ को मतलब कम करने के लिए, इस तरह की एक्सप्लोटेशंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट का रिवेन्यू, क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई, गवर्नमेंट का रिवेन्यू कहीं ना कहीं 20 to 50% गवर्नमेंट का रिवेन्यू टैक्स से ही जनरेट होता है। और इस टैक्स का पैसा आप कहाँ यूज़ करते हो, आपके जो आप नॉर्मल जनरल पब्लिक को जो सर्विसेज दी जाती है, जैसे कि हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी जो बसेस की सर्विस दी जाती है, इनके ऊपर ही एक्सपेंडिचर लगाए जाते हैं। दैट मीन्स आपका पैसा आपके लिए ही अप्लाई किया जाता है, बट तरीका अलग है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही है मुझे टाइमली मुझे पैसा मिल जाए, तो ये चीज़ें अप्लाई की गई थी, ठीक है। तो स्पेशल ट्रांजैक्शंस के लिए टीसीएस लगाया गया, और टीडीएस क्या है, कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर लगाया गया कि जिस भी पर्सन को सैलरी मिलेगी उसमें से टीडीएस कटेगा। अब टीसीएस कैसे कटेगा, मान लीजिए, चलो मैं आपको जो भी पर्सन अपना नाम लिख लेना, ठीक है, मैं इसको एक्स अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए मोहन नाम का स्टूडेंट देख रहा है अभी फिलहाल, ये मोहन है या फिर मिस्टर एक्स है, ठीक है। ये मैं हूँ, ठीक है जी, मैं हूँ सेलर, ये है बायर। आप मेरे पास आए, मेरी क्या है, कार की बहुत बड़ी मतलब शोरूम है, मैं कार को सेल परचेज करती हूँ। तो ये मेरे पास आया मिस्टर एक्स कि मिस्टर वाई कि मुझे कार चाहिए और मैं कार की पेमेंट अभी करूँगा और मुझे अभी कार चाहिए। कहता है क्या बात है, बढ़िया कस्टमर आया, वो तो भी कैश पेमेंट देने के लिए, क्या बात है, मतलब मन खुश हो गया है ना। इसने भी क्या किया, बहुत बढ़िया कार इसको दी, और उस कार का जो पता है अमाउंट कितना था, उस कार का अमाउंट था 40 लाख रुपए। क्या था, 40 लाख रुपए। अब मुझे नहीं पता कितने की कौन सी गाड़ी आएगी, बट मैंने थोड़ा एग्जांपल है, ठीक है। 40 लाख रुपए इसने क्या किया, कार की, इसने सॉरी यहाँ पे आएगा 40 लाख, इसने इसको क्या दी है, कार दी। अब कितनी बड़ी अमाउंट है ये, लाखों में अमाउंट है 40 लाख रुपए। अगर टीसीएस नहीं अप्लाई होता तो ये इस पैसे की ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं पता चलता कि ये कहाँ से लेके आए इन 40 लाख को, और इसके पास कहाँ से आई है। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए भी टीसीएस है, हम ये भी कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एक अमाउंट फिक्स कर रखी है कि अगर इस स्पेसिफाइड लिमिट से आपकी ट्रांजैक्शन एक्सीड होती है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा, और वो अमाउंट लिखी हुई है 10 लाख रुपए, ठीक है। इन केस ऑफ द व्हीकल ट्रांजैक्शंस की बात की जा रही है। तो क्या है ये, अब यहाँ पर 40 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन, 10 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही है, तो ये एक तरह की क्या बन गई है, स्पेशल ट्रांजैक्शन हो रही है। तो जो सेलर है ना, ये 40 लाख तो लेगा ही लेगा, साथ साथ आपसे टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। परसेंटेज आपकी फिक्स है, मैं आपको परसेंटेज ही बताती हूँ कितनी परसेंट पे क्या है, किसके ऊपर क्या लगता है। देखो जो तेंदुल लीव्स होती हैं ये 5% के ऊपर होता है, अल्कोहल के ऊपर 1% ट्रांजेक्शन, इनके ये भी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन है, बहुत लाखों करोड़ों में टर्नओवर होता है इनका, ठीक है। टिम्बर वुड होती है 2.5% इनका टीसीएस लगता है इनके ऊपर। टूल प्लाजा की होती है, जैसे कि ये जो जाते हैं ना हम हाईवे से, नेशनल हाईवे से, तो वहाँ पे टूल प्लाजा के ऊपर 2% टीसीएस कटता है। आप देखना कभी आपको एक रिसीट मिलती होगी, अगर आप कैश पेमेंट करते होगे तो एक रिसीट मिलती होगी, उसके ऊपर ऐसे टीडीएस 0 लिखा मिलेगा, टीसीएस आपको कुछ 2% काट के दिखेगा, है ना। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कराते हो, फास्टैग लगा हुआ आपके गाड़ी के ऊपर, तो वहाँ पर जब मैसेज के अंदर भी आता है टीसीएस इतना कटा हुआ है, कभी चेक करना विजुअली। अभी फिलहाल मेरे पास रिसीट नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। व्हीकल के ऊपर क्या है 1% लगता है, अगर लिमिट क्या है 10 लाख रुपए है। अब देखो हमारे पास ट्रांजैक्शन कितने की हुई है, 40 लाख, तो इसके ऊपर अब हमारे पास 1% का क्या कटेगा, टीसीएस कटेगा। अब 40 लाख तो आपको देने ही देने हैं, ठीक है। इसके ऊपर @1% और देना है। 1% बोले तो आपको 40,000 टीसीएस देना है, और ये एक्चुअल अमाउंट देना है। तो कितने रुपए हो गए, 40,40,000 रुपये आपको इस सेलर को देने पड़ेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या है, ये जो अमाउंट है ना 40,000 रुपये, ये सेलर क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाएगा, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का पैसा मिल गया। और ये टीसीएस का अमाउंट क्या है, जो ये पर्सन है जब अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेगा या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, तो वहाँ पे इसका सर्टिफिकेट इशू करेगा सेलर का भी, ऐसे ही सोचो। फिर इसकी ये जो 40,000 है ये तो गवर्नमेंट को मिल गया एक तरफ, दूसरी तरफ एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होगा, मतलब इस बायर को क्या बेनिफिट होगा कि ये जब टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा तो वहाँ पर इसको ये 40,000 रुपये
लेस हो जाएंगे। समझ में आया? मतलब कि ये सारा का सारा प्रोसेस इनडायरेक्टली हो रहा है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, ठीक है। सभी चीज़ों को चेकआउट किया जा रहा है कि एम्प्लॉय कितनी बन रही है, इतनी बन रही है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इन केस, देखो ये इसका तो आप अभी ऑन द स्पॉट कर रहे हो, बट इन केस अगर एम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी इससे ज़्यादा बनी, इससे कम बनी, कैसी भी रही, ज़्यादा बनी तो अमाउंट जो एक्सेस में हमने डिपॉजिट करा उसका क्या होगा, अगर कम बनी तो उसका क्या होगा, ये सभी बातें हम पढ़ेंगे। बट मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि अगर आपने पास जो ज़्यादा डिपॉजिट करा दी, मान लीजिए आपका जो आपने एडवांस पेमेंट आपने कर दी है 2 लाख रुपये, ठीक है, बट आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही थी ओनली 1,50,000 की, ठीक है, तो आपने 50,000 रुपये एडवांस में कर दिए ना, है ना, तो ये आपको रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने TDS वाले चैप्टर के अंदर भी करवाया था, ठीक है। यही सेम एग्जांपल लिखा हुआ है जो भी हमने आपको समझाया। दोनों के दोनों, जो TDS हो गया, TCS हो गया, दोनों के दोनों इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है। ये भी इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है, और ये भी एक, ये तो थोड़ी सी सर्विस है, ठीक है। तो TDS क्या है? टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स, नॉर्मली इट इज कलेक्टेड व्हेन द सम पेमेंट इज रिसीव बट इन अ स्पेसिफिक आइटम्स के ऊपर बात की जा रही है। सैलरी के ऊपर आपको स्लैब रेट के हिसाब से TDS काटना होगा। अगर आपने प्राइज़ विन किया है, मनी प्राइज़ है 10,000 से अगर अमाउंट ज़्यादा है तो आपके ऊपर 30% का TDS लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो KBS वाले के अंदर मान लीजिए एक पर्सन गया, ये व्यक्ति बड़ा हंसता खेलता हुआ गया कि मैं जीतूंगा जीतूंगा। अरे ये मान लीजिए इसने 1 लाख रुपए जीत लिए, ठीक है, 1 लाख रुपए जीत लिए। लिमिट क्या है? TDS कब कटेगा इस अमाउंट के ऊपर? ये KBS वाले कब काटेंगे TDS? KBS वाले कौन बनेगा करोड़पति वाले? पति, यहाँ पे PSC आएगा। KBC वाले वो तब TDS काटेंगे जब कि अमाउंट क्या है 10,000 से किसी व्यक्ति की ज़्यादा आ गई होगी। अब इसने 1 लाख रुपए जीते हैं तो 1 लाख के ऊपर 30% की TDS ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे। किसके ऊपर? 1 लाख के ऊपर। तो TDS कितना आ जाएगा? 30,000 रुपये, बाकी बचे 70,000 रुपये। 30,000 रुपये दे देंगे गवर्नमेंट को और 70,000 रुपये दे देंगे इस पर्सन को जिसने KBC में अपना पैसा जीता है। समझ में आ गया? इन केस मान लीजिए कंपनी भूल गई भाई, कंपनी के दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया कि हाँ उसने TDS काटना था, तो क्या एम्प्लॉय ये जो विनर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये काम किसको दे रखा था? KBC वालों को दे रखा था, उन कंपनी, उन कॉर्पोरेट सेक्टर वालों को दे रखा था जो इस तरह के काम करती हैं। उसमें एम्प्लॉय का ये जो विनर है ना उसको उसकी कोई सिरदर्दी नहीं है अगर उन्होंने नहीं उसकी अमाउंट से काटा तो, ठीक है। दूसरी आ जाती है, अगर आपकी 50 लाख से इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर 1% TDS कटेगा। ये सेम एग्जांपल यहाँ पर है, ये KBC वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, TDS एंड TCS इज एप्लीकेबल बिकॉज द प्रोटेक्ट फ्रॉम द इवेजन ऑफ द टैक्स, सो गवर्नमेंट अप्लाई द प्रोविजन ऑफ द TDS एंड द TCS। क्या कह रही है? TDS और TCS का प्रोविजन इसलिए एप्लीकेबल किया है कि मैंने बहुत से लोग होते हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं, इवेजन करते हैं। इस फैक्ट से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल अप्लाई किया है। अगर इन केस मान लीजिए कोई मना कर देता, मैं नहीं देता भाई, तुम कर लो जो तुमसे वो हो सके वो तुम उखाड़ लो, अगर ऐसा कोई बंदा कह दे तो पता है इतनी पेनल्टी लग जाएगी, जितना उसका टैक्स भी नहीं बनता होगा ना उससे फालतू उसकी पेनल्टी बन जाएगी। और सारा का सारा रिकॉर्ड, नॉर्मल सी बात है, आधार कार्ड से सब चीज़ें लिंक होती है और सबको पता चल जाता है। अगर वो नहीं भी कराएगा ना तो ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें उसको बेनिफिट नहीं बनेगा। और ITR क्यों फिल की जाती है कि अगर आपको कहीं से लोन लेना हो तो वो ईजिली मिल जाए। अगर आप इस तरह की प्रोसेस को नहीं फॉलो करोगे तो आपको वो भी बेनिफिट नहीं देगी सरकार। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। नॉर्मल से कहने की बात है, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपको भी बेनिफिट हो रहा है और साथ साथ गवर्नमेंट को भी। गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को टाइमली मिल रहा है और आपको एट द एंड में आपको बर्डन फेस नहीं करना पड़ रहा कि हाँ मुझे 2 लाख रुपये टैक्स भरना है, मुझे 3 लाख रुपये भरना है। आप मंथली भर रहे हो, क्वार्टरली भर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा नॉर्मल सी बात है, टैक्स की जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। अब देखो 2 बेनिफिट है। अब वो ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको इसलिए पहले समझाया था कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, स्टोरी सी ये समझ में आ जाए। अगर कोई स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होती है सैलरी वाले पर्सन के ऊपर या फिर कोई और पर्सन के ऊपर, कोई भी स्लैब रेट या फिर एप्लीकेबल नहीं होती है, तो जो अमाउंट आपने एडवांस में पेमेंट कर रखी है ना तो वो रिफंड हो जाएगी, ठीक है। अगर वो लाई करता है तो TDS TCS उसको बाद में डिडक्शन की अमाउंट में से मिल जाएगा। जब मैंने भी बताया कि जो टैक्स लायबिलिटी होती है ना इस तरह से,
ये वाली यहाँ पर आपको एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आप अप्लाई ही नहीं करते, टीडीएस आपके ऊपर अप्लाई ही नहीं होता, तो वापस आपको मिल जाएगा पैसा। For getting the refund and the for deducting the TDS and TCS from the tax liability, even one can be fill the ITR। जब आप ITR भी फिल करते हो तो वहाँ भी आप ये चीज़ें नॉर्मली आपको मतलब कि राइट ऑफ हो जाती है। अगर आप वहाँ पेमेंट कर देते हो वहाँ पर आपको माइनस हो जाएगी, वहाँ माइनस होती है तो वहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखो हिंदी में एक स्पेशल मोटा तो नहीं है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, क्योंकि उसके अंदर स्पेशल डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं जिससे पता चल जाता है और गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली अमाउंट रिसीव हो जाती है। जो भी आपका टीडीएस आपने डिपॉजिट करवाया होगा ना, तो उसका स्पेशल डॉक्यूमेंट एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी हेल्प से आपको टीडीएस काटने का, माइनस करने का फ़ायदा मिल जाएगा एक एसएससी को, जिसको टैक्स पेमेंट करनी है। टीडीएस जो है डिपॉजिट करते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी की, कॉर्पोरेट सेक्टर की है। बट टीसीएस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक सेलर की है जो हैवी ट्रांजेक्शन्स करता है। बोथ आर द कलेक्ट फ्रॉम द पब्लिक, दोनों इनडायरेक्टली वे से पब्लिक से ही कलेक्ट हो रहे हैं। जो एम्प्लॉई है वो भी पब्लिक है और जो बायर है वो भी एम्प्लॉई है। बट कलेक्ट होकर काटने के बाद किसको रिसीव हो रही है? गवर्नमेंट को रिसीव हो रही है। तो डिपॉजिट किसके पास हो रही है? गवर्नमेंट के। मतलब ये जो दुकानदार है या फिर हैवी ट्रांजेक्शन्स करने वाले सेलर हैं, कंपनी है, ये तो एक जरिया है, इंटरमीडिएटरीज जिसे हम बोल देंगे। उनको थोड़ा थोड़ा फायदा दे दिया, एक को वहाँ कैसा दे दिया, एक को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझ रहे हो। फॉर द रिफंड ऑफ द टीडीएस एंड टीसीएस, अगर आपको टीडीएस और टीसीएस को रिफंड करना लेना है, मतलब कि वापस लेना है, जो आपने अमाउंट फिल कर रखी है उसको वापस लेना है, तो आपको क्या फाइल करनी पड़ेगी? आईटीआर। आईटीआर में आपको स्पेशल डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। स्पेशल डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा एक कंपनी के द्वारा, एक सेलर के द्वारा। ठीक है जी, यही बातें बार बार रिपीट हो रही है, आप इसको रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, और ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कंपनी होती है, जो सेलर होता है वो डिडक्टर होता है, जो काटता है टैक्स को, और ये डिडक्टिव होता है जिसकी अमाउंट के ऊपर या जो भी अमाउंट पेमेंट करता है उसकी होती है। अब यहाँ पर ना एक बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए जो मिस्टर एक्स थे, ये दो जगह काम करते हैं, एक कंपनी के बजाय ये दो कंपनियों में काम करते हैं। ठीक है, ये लो, ये दो कंपनी में काम करते हैं, एक XYZ में करते हैं और एक कंपनी है ABC में करते हैं। और ये जो व्यक्ति है ना, ये कंपनी के वे हैं, सॉरी यहाँ पे कंपनी बनानी थी, मैंने पर्सन ही बना दी है। ठीक है, ये दो कंपनी है, ये दोनों में काम करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है सैलरी भी दोनों में मिलेगी, है ना। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि दोनों जने क्या करेंगे? टीडीएस काटेंगे, राइट। सब दोनों के आपके दिमाग में यही आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता। ये क्या करेगा? किसी एक एम्प्लॉयर को छांट लेगा कि आप मेरा टीडीएस काट लो, और इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन आप इस वाली कंपनी को दोगे, और इसकी इन्फॉर्मेशन इसको बता दोगे कि आपके द्वारा दी गई सैलरी के ऊपर टीडीएस भी यही काट रहे हैं। ठीक है, तो आप मत काटिए। तो ये एक डॉक्यूमेंट इशू कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है एम्प्लॉय को डिस्कस करना पड़ेगा कि मैं दो जगह काम करता हूँ, तो आप टीडीएस क्या है मेरा एक ही जगह काट दीजिए और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे ये लिखा रखा है एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को अदर इनकम भी बता सकता है। ठीक है, मतलब दूसरे सोर्स से जो भी इनकम हो रही है वो बतानी है, जिससे एम्प्लॉयर है ना उस इनकम को भी सैलरी इनकम में ऐड कर देगा और फिर टीडीएस को कैलकुलेट करेगा। दैट मीन्स मान लीजिए एक कंपनी से उसकी सालाना इनकम होती है 12 लाख और एक से होती है उसकी 10 लाख। ठीक है जी, तो ये वाली कंपनी की इनकम इसको डिस्क्लोज करेगा। तो ये इस कंपनी का जो एम्प्लॉयर है, जो मतलब मालिक है, कंपनी है, वो इस 10 लाख को पहले ऐड करेगी। ठीक है, ये हो जाएगा 22 लाख। फिर इस 22 लाख के ऊपर टैक्स को कैलकुलेट करेगी, जो भी हमने प्रोसेस अप्लाई की थी। देन जो भी अमाउंट रहेगा टैक्स लायबिलिटी का, फिर उसको 12 से डिवाइड कर देगी। ये टीडीएस की अमाउंट आ जाएगी जो उसको मंथली पेमेंट करनी है। ठीक है, और ये जो मंथली पेमेंट होगी ये गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होती रहेगी। दैट्स इट, समझ में आ रहा है। अगर कोई भी इनकम है, किसी भी सोर्स की इनकम है, वो क्या है बता सकता है, बट लॉस नहीं बता सकता। केवल किसको छोड़ के? हाउस प्रॉपर्टी लॉस को छोड़ के। बाकी सभी लॉस वो कोई भी लॉस नहीं बताएगा। अगर उसको कोई भी, अगर मान लीजिए इनकम तो बता ही रहा है, टीडीएस कट जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लॉस है तो वो नहीं बताना, मतलब वो एप्लीकेबल नहीं है, उसको माइनस करने के लिए रूल नहीं है कि हाँ आपको लॉस है चलो माइनस कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं लॉस है अपने एक तरफ रखो भाई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बट अगर लॉस आपका हाउस प्रॉपर्टी वाला है तो वो आपका लेस होने की पॉसिबिलिटी है, वो लेस होगा, अदरवाइज कोई लेस नहीं होगा।
ठीक है। TDS इज डिपेंड अपॉन एम्प्लॉई इनकम के ऊपर होता है, जो कि कैलकुलेट किया जाता है टैक्स, और फिर इसको 12 से डिवाइड किया जाता है और 12 किस्तों में इंस्टॉलमेंट के अंदर वो TDS गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाता है। एम्प्लॉई टू एंटर एंड यूज द रिजाइन इन अंडर सेक्शन 115 BAC, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी क्लासेस CA क्लासेस के लिए है, बट अगर आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। जो नई टैक्स रिजाइम आई है, मतलब नई टैक्स स्लैब रेट आई है, वो अंडर सेक्शन 15 BAC के अंदर आई है। अगर आपने किसी भी पर्सन ने, किसी भी सैलरी हेड वाले पर्सन ने ये एक बार ये अप्लाई कर ली और उसके बाद ये अप्लाई करने के बाद TDS इसी अमाउंट पे, इसको अप्लाई करने के बाद जो TDS इसी अमाउंट पे काट दिया, तो फिर आप ओल्ड रिजाइम के अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, ठीक है। ये था आपका TDS और TCS के एग्जाम्पल्स जो मैं अभी समझा रही थी। ठीक है, ये पूरा सारांश था। अब हम क्या करेंगे, इनके सेक्शंस करेंगे कि सैलरी हेड में कितने % TDS कटता है, प्रोविडेंट फंड में कितना, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सिक्योरिटी के थ्रू, या फिर आपको किसी भी तरह के अदर सिक्योरिटी मिल रहा है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर को आपको कमीशन देना है, इंश्योरेंस पर्सन को कमीशन देना, या फिर आप हाउस रेंट ले रहे हो, इनकी बात करेंगे। आधे घंटे के अंदर मैंने आपको सारा का सारा क्रश जो था ना, इसका जो मेन क्रश था कि कौन पेमेंट करेगा, कौन कैसे करेगा, ये मैंने आपको बता दिया पूरा एक्सप्लेन करके। एडवांस टैक्स वाला चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। देखो आपकी बुक के अंदर इतने सारे दिए हुए हैं, इतने सारे दिख रहे हैं आपको, 192, 192A, 193, 193, 194, 194A, B एंड C, इतने सारे हैं। मैं आपको मेन करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट करवाऊंगी, और साथ में एक स्टोरी के साथ करेंगे। ठीक है, विद स्टोरी करेंगे। एंड पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके अंदर सब सेक्शंस के अंदर है क्या। ठीक है, मैंने सबका मतलब ये ऐसे की पॉइंट्स निकाले हुए हैं। आपकी बुक के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े फॉर्मेट में लिखा हुआ था, मैंने सबका एक क्रश निकाल के एक टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये जो नोट्स बनाए हैं मैंने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इन नोट्स को आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सबका ये लिखा हुआ है कि कौन सा सेक्शन है, कब पेमेंट करनी है, किससे कब पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने का क्राइटेरिया ये है, रेट ये है, और किस केस के अंदर आपको TDS पेमेंट नहीं करनी है। ये 5 तरह के हैं पॉइंट्स, और इसी के अंदर हम क्या है 10 से 12 करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। बाकी आपकी बुक के अंदर मेरे हिसाब से 30-35 है, उनको आप स्किप कर सकते हैं, बट जो मैं अब करवा रही हूँ उसको ज़रूर कर लेना। ठीक है, देखो जी, सैलरी का तो आपको समझ में आ गया। सैलरी का क्या समझ में आया आपको, थोड़ा सा रिपीट कर दे, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए, कि सैलरी क्या है, स्लैब रेट पर एप्लीकेबल होती है। ठीक है, स्लैब रेट पर एप्लीकेबल होती है, और TDS तभी कटेगा जब उसकी एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होगी। अब ये एग्जम्पशन लिमिट्स मैंने आपको बताई है, यस ऑफ कोर्स बताई है मैंने। ये देखो यहाँ बताया था, जो पहले 2.5 लाख के ऊपर क्या नहीं लगता, कोई भी टैक्स नहीं लगता, यही इसकी एग्जम्पशन लिमिट है। अगर आपकी इनकम, अगर आपकी सैलरी क्या है 2.5 लाख से ऊपर है, तो आपको TDS पेमेंट करना पड़ेगा। और वो TDS पेमेंट करने का प्रोसेस यही रहेगा कि आपको ऊपर, अगर मान लीजिए रिबेट एप्लीकेबल होती है तो वो भी अप्लाई होगी, सरचार्ज एप्लीकेबल होता है तो वो भी अप्लाई होगा, अंडर सेक्शन ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4%, ये भी अप्लाई होगा। मतलब सब कुछ अप्लाई करने के बाद आपको TDS 12 से डिवाइड, जो टैक्स लायबिलिटी है 12 से डिवाइड करनी है। ये था सैलरी का प्रोसेस। जो सैलरी है अंडर सेक्शन 92 में आती है। इसको तो मेरे हिसाब से नहीं भूलोगे तुम लोग, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से एग्जाम्पल दिया है, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। और स्टार्टिंग ही TDS की यहाँ से होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब उसको सैलरी मिल गई है भाई। अब देखो किसी भी व्यक्ति के पास अगर पैसे आएंगे तो कहीं ना कहीं वो सोचेगा ना, मिस्टर एक्स ये सोच रहा हो, वाह मेरे पास तो 12 से 22 लाख रुपए हो गए हैं, कहीं ना कहीं तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए ना। हर एक सोचता है कि उसका इनकम का सोर्स और भी बने, है ना। अब ये देखो इतनी महंगाई के अंदर लाइफ स्पेंड करना, लाइफ को सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है ना। तो उसने मिस्टर एक्स ने क्या सोचा कि मैं इस चीज़ को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता हूँ। तो उसने क्या किया, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, और प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या है, जब आपको अंडर सेक्शन 80C में भी डिडक्शन मिलती है। जो मैंने अंडर सेक्शन जो डिडक्शन वाला चैप्टर करवाया था उसमें समझाया था मैंने आपको, वो भी बिल्कुल ट्रिक से याद करवाया था। तो इसने क्या किया, प्रोविडेंट फंड में इसने इन्वेस्ट कर दिया, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है बट TDS भी कटेगा इसके ऊपर। मिस्टर एक्स कहता है कि तूने करवा तो दिया,
मैंने करवा तो दिया, टीडीएस भी मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट तब करनी पड़ेगी भाई साहब जब आपकी अमाउंट 50,000 या 50,000 से ऊपर होगी। किसकी? प्रोविडेंट फंड अमाउंट, वो 50,000 से अगर ऊपर होगी तब आपको टीडीएस की पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपकी जो है, कहाँ गया भाई, आपकी जो है अमाउंट 60,000 रुपये होगी, तो टीडीएस का जो अमाउंट है ना आपको एट द रेट ऑफ 10% देना पड़ेगा। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 6,000 आपको क्या करनी पड़ेगी? टीडीएस पेमेंट करनी पड़ेगी इस एक्स पर्सन को। और इसका बेनिफिट नॉर्मल सी बात है, जब आप टैक्स लायबिलिटी फाइनली आप पेमेंट करोगे ना 31 मार्च 2023 को, तो वहाँ पर आपको लेस करने का बेनिफिट मिल जाएगा। दैट्स इट। तो मेरे कहने का मतलब है सैलरी मिल गई भाई, अंडर सेक्शन 92 के अंदर आपको टीडीएस देना पड़ेगा। अब सैलरी आपको मिल गई, पैसा बहुत हो गया, आपने क्या किया? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिया अंडर सेक्शन 92A, और इसके ऊपर आपको लगेगा टीडीएस 10%। इतना समझ में आया? टीडीएस कब नहीं लगेगा ये इंपॉर्टेंट भी है अगर आप सीए के स्टूडेंट्स हैं या फिर एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप एमबीए के स्टूडेंट्स हैं। बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा आप देख लो, गो थ्रू कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप कोई सर्विस वो प्रोविडेंट फंड 5 साल तक लगते हो तो टीडीएस नहीं कटेगा, या फिर आपकी सेहत खराब हो गई है, इलनेस के कारण आपने वो तुड़वा दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब 5 साल से पहले ही आपने तुड़वा दिया है, तो आपको टीडीएस पेमेंट नहीं करना है। या फिर आपने प्रोविडेंट फंड को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया है, मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना सेविंग को फिक्स डिपॉजिट में कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट को और कहीं डिपॉजिट कर देते हैं, तो क्या होते हैं तब उस केस में आपको टीडीएस पेमेंट नहीं करना। उम्मीद है आपको जो पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे आगे, मतलब आगे की ओर। उन्होंने इसने देखा कि प्रोविडेंट फंड में मुझे थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट नहीं मिला, मुझे केवल थोड़ा ही बेनिफिट मिल रहा है और टीडीएस मुझे ऊपर ज़्यादा लग रहा है 10%, और अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। तो उसने क्या किया, सिक्योरिटीज़ में, मार्केट में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया अपना पैसा। वो जो सैलरी मिली थी ना उसमें से पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो इंटरेस्ट जो भी सिक्योरिटी के ऊपर मिलेगा, अगर वो इंटरेस्ट की अमाउंट, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर इंटरेस्ट की अमाउंट की बात की जा रही है वो 5,000 से रुपये 5,000 से ऊपर ज़्यादा हुई तो उसके ऊपर आपको टीडीएस 10% देना पड़ेगा। और ये आती है अंडर सेक्शन 193 के अंदर सिक्योरिटी। जब आप सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो, सिक्योरिटी के ऊपर जब इंटरेस्ट मिलता है तो 193 सेक्शन जो है टीडीएस का लगेगा, और टीडीएस की अमाउंट जो परसेंटेज है वही सेम रहेगी 10%। ठीक है जी। टीडीएस कब नहीं लगेगा? अगर वो सिक्योरिटी सेंट्रल या फिर स्टेट बैंक की है, गवर्नमेंट की है, या फिर आपने वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट पेड किया है टू द बैंक, एलआईसी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अंडर सेक्शन 194। 194 क्या कह रहा है? डिविडेंड। उसने क्या किया, कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया। शेयर समझते हैं, प्रोविडेंट फंड ही के ऊपर क्या है आपको डिविडेंड मिलेगा, राइट। इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है जी। उसने क्या किया, इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर डिविडेंड की अमाउंट 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको उसके ऊपर भी टीडीएस देना पड़ेगा। अब देखो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को बेनिफिट है, एक बार उसको लगेगा कि हाँ पेमेंट करनी पड़ रही है सरकार को, पर आखिरी में 31 मार्च को आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो अंडर सेक्शन 194 डिविडेंड का है, अगर आपका डिविडेंड 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो 10% का डिविडेंड आपको देना पड़ेगा, सॉरी टीडीएस की अमाउंट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं साथ साथ कि आपको लर्न हो जाए। 192 सैलरी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, 192A आपका है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है जो कि 10% पर लगता है, 10% अगर आपकी अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है। 193 किसके लिए है? सिक्योरिटी के लिए है, अगर आपकी वो लगेगी 10% अगर अमाउंट आपकी 5,000 रुपये से ज़्यादा है। नेक्स्ट है 194, ये है डिविडेंड के ऊपर, कितने परसेंट है? 10% है, यही बात 5,000 के ऊपर। दैट्स इट। समझ में आया? ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं 194A। 94 की अब फैमिली शुरू हो जाएगी। ठीक है, फैमिली में इतने सारे बंदे आ जाएंगे, ए आएगा, बी आएगा, बी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, जी आएगा, सबको डिस्कस करेंगे, सब इसके फैमिली मेम्बर को डिस्कस करेंगे, दादा पोता सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है 194A,
ये कहते कि इंटरेस्ट भी सिक्योरिटी वाला भी हो गया 193 में, डिविडेंड वाला भी हो गया, मैंने सब में अप्लाई करके देख लिया भाई साहब, मेरे को नहीं फ़ायदा मिल रहा है, मुझे नहीं मज़ा आया। उसने क्या किया, सिक्योरिटी के अलावा कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, अब इंटरेस्ट नॉर्मल सी बात है, डिवेंचर्स के ऊपर मिलेगा, बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाएगा या फिर कोई एफडी करवा लेगा, कुछ भी करवा लेगा, है ना, वहाँ की बात की जा रही है। अगर वो वहाँ डिपॉजिट कराता है उसे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो इंटरेस्ट की अमाउंट 5,000 से ज़्यादा हुई तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा भाई साहब 10% उस इंटरेस्ट की अमाउंट के ऊपर जो आपको रिसीव हुई है। और वो इंटरेस्ट की ये जो टीडीएस पता है कौन काटेगा, जहाँ जहाँ आप ये चीज़ करवा रहे हो। अब देखो बैंक के अंदर मान लीजिए आपने डिपॉजिट करवा लिया, ठीक है, बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा लिया तो बैंक वाले काटेंगे टीडीएस। कभी सोचो आप काट रहे हो, नहीं, बैंक वालों को बैंक वाले आपके इंटरेस्ट के ऊपर क्या करेंगे, टीडीएस काट कर आपको वो अमाउंट देंगे। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट बना 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 के ऊपर आपको मिलना था ये इंटरेस्ट, तो बैंक वाले कहते हैं आपको मिल जाएगा 10,000 रुपये, बट मैं टीडीएस तो काट लूँ पहले, मुझे भी तो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराना है। तो गवर्नमेंट बैंक क्या करेगी, 10,000 के ऊपर 10% टीडीएस काटेगी, तो 1,000 रुपये टीडीएस हो गया, ठीक है, और वो 9,000 रुपये किसको दे देगी, कस्टमर को, 1,000 रुपये देगी गवर्नमेंट को, और बैंक को उसकी सर्विस का चार्ज मिल जाएगा। दैट्स इट, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, टीडीएस की अमाउंट क्या है 5,000, और 5,000 के ऊपर आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट कहते हैं ये इसके ऊपर कब नहीं देना पड़ेगा इंटरेस्ट की अमाउंट, आपने यहाँ पढ़ रहे होंगे, साथ साथ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। डिविडेंड वाला भी देख लेते हैं, मैं भूल गई थी यहाँ पर। पेमेंट अदर देन द कैश एंड द नॉट एक्सीड द 5,000 पेबल टू द इंडिविजुअल, समझ में आएगा, अदर देन कैश होनी चाहिए और वो 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो टीडीएस कट जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे टीडीएस क्यों कट रहा है, क्योंकि आपकी 5,000 से लिमिट एक्सीड हो रही है। टीडीएस तब कब नहीं कटेगा, जब 5,000 से ऊपर ही नहीं जाएगी, समझ पा रहे हो ना। ये कह रहे हैं कि अगर आपकी 5,000, ये देखो ये एक लाइन बना दी है, ठीक है, इस लाइन के अंदर आपने अगर ये कहते हैं ना कि अगर आपने 50% नंबर ले लिए ग्रेजुएशन के अंदर, इनके अंदर ले लिए, तो आपकी मास्टर्स के अंदर एडमिशन हो जाएगा, तो एक क्राइटेरिया रख दिया है। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि अगर आपकी 5,000 तक आपको अमाउंट मिल रही है या इससे कम मिल रही है तो टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। 5,000 से ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो डिविडेंड मिल रहा है, तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, लिमिट दे रखी है 40,000 रुपये है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। इफ़ द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द सीनियर सिटीजन की 50,000 रुपये एग्जम्प्टेड है, ठीक है। ये कुछ एक लिमिट है, ये आपको देखो लिमिट तो याद करनी पड़ेगी, सेक्शंस आपको थोड़ा सा ट्रिक से करवा रही हूँ, और थोड़ा सा जो ये सेक्शंस है, ये जो अमाउंट है ये भी याद हो रहा होगा, 50, 5, 5, 5, अभी 10 की सीरीज़ ही चल रही है, ठीक है। देखो जी, अब यहाँ पर हमने 4 सेक्शंस कर लिए, है ना, कितने सेक्शंस कर लिए, 4 सेक्शंस कर लिए। अब यहाँ पर ना एक लिमिट आएगी, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये तो आपको समझ में आएगी 40,000 की लिमिट, और ये जो सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 की लिमिट। अब एक ये पॉइंट समझ लो, फिर ये पॉइंट ना सब में आएगा, फिर मैं ये कहूँगी अंडर सेक्शन 194 बी का सेम पॉइंट, 194 सेम पॉइंट, समझ रहे हो क्या है। इंटरेस्ट एक पर्सन है, ये पहले ये पॉइंट समझाती हूँ किसके ऊपर मैं एग्जांपल देना चाह रही हूँ। एक इंडिविजुअल है, एक एचयूएफ है, विल टीडीएस डिडक्ट, उसका टीडीएस डिडक्ट होगा किस केस के अंदर, अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, या फिर 50 लाख से ज़्यादा, किस केस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर। प्रोफेशन समझ रहे हो, ये जो भी जैसे डॉक्टर्स होते हैं, टीचिंग सेक्टर वाले पर्सन होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, बैंकिंग सेक्टर वाले होते हैं, उनको प्रोफेशंस कहते हैं। या फिर टर्नओवर की बात की जाए, जो सेल परचेजिंग का काम करते हैं, जिसकी सालाना जो टर्नओवर है 1 करोड़ से ज़्यादा होती हो, उनको टीडीएस पेमेंट करनी पड़ेगी। और 50 लाख अगर जिसकी ज़्यादा है, 50 लाख से अगर किसी की अमाउंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अमाउंट ज़्यादा है, किस केस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, तो उन्हें टीडीएस काटना पड़ेगा। जैसे कि ये पर्सन है ए, ये पर्सन है वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। मिस्टर एक्स ने 50 लाख रुपए क्या दिए हैं, लोन दिया है, किसको, वाई को। तो कहीं ना कहीं जब इसको वापस लेगा तो इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वो क्या लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा, ठीक है जी।
अब देखो, इसको लोन रिसीव हुआ है, इसने लोन दिया है, क्लियर हो रहा है। ये जो व्यक्ति है एक्स, ये इसको ना एक्स जो, अब जो भी कोई पर्सन कोई भी सामान ले रहा है ना, उसकी जगह ना अपने आप को रख लिया करो, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैं हूँ, खुद मैं हूँ, ठीक है, और ये जो कंपनी है, ये व्यक्ति है जिससे मैं लोन ले रही हूँ, इसने क्या किया, ये मैं हूँ, ये कंपनी है, सॉरी इसको ऐसे करो, ठीक है, क्योंकि आपका फिर एग्जाम्पल एज इट इज यहाँ मैच हो जाएगा। इसने क्या किया, मेरे को क्या दिए, 50 लाख रुपए लोन दिया, ठीक है जी, और साथ में ये क्या उम्मीद करेगा कि आफ्टर 2 ईयर के बाद मुझे 50 लाख तो मिले ही मिले, प्लस में जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो भी मिले। भाई साहब बोले अच्छा जी दे देंगे, बट इंटरेस्ट के ऊपर TDS कटेगा, और कौन काटेगा, ये मैं काटूंगी। कैसे, कब काटूंगी, इसको देखकर कि ये देखूंगी ये क्या करता है, इसका प्रोफेशन है या फिर इसका बिजनेस है, इनसे क्या लेना देना भाई, TDS भी काटने का है भाई लेना देना। अगर उस व्यक्ति का प्रोफेशन हुआ और प्रोफेशन में लिमिट लगा रखी है कि अगर इसकी जो सालाना जो इनकम है 50 लाख है या 50 लाख से ऊपर है तो मैं TDS काटूंगी। अगर उसका बिजनेस है, बिजनेस की जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो मैं TDS काटूंगी। तो डिपेंड करता है इस लोन देने वाले व्यक्ति के कारोबार के ऊपर, वो करता क्या है भाई साहब, ठीक है। तो उसके हिसाब से TDS कौन काटेगा, मैं काटूंगी, जिसको पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। अगर ये इन लिमिट से एक्सीड करते हैं, मान लीजिए इसका प्रोफेशन है, इस 50 लाख से ज़्यादा इसकी इनकम है, तो मैं TDS काट के अमाउंट दूंगी। मान लीजिए TDS की अमाउंट क्या है, 10,000 रुपये बनती है, लिमिट देख लीजिए, लिमिट क्या है, TDS की अमाउंट अगर 10,000 रुपये बनती है तो आपको TDS के ऊपर 1 to 2% क्या करना, उस अमाउंट के ऊपर 2 से 3% आप TDS काटोगे एंड देन उसके पास अमाउंट डिपॉजिट करवाओगे, ठीक है। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना, एज इट इज़ ऐसे बोलूँगी कि 194 सेक्शन वाला सेम एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब कौन कौन से सेक्शन हो गए हैं, 192 सैलरी, 192A रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड फंड 50,000 10%, 193 सिक्योरिटी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो TDS कट के तब मिलेगा जब अगर आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है और 10% TDS काटेगी कंपनी। डिविडेंड का सेक्शन आपको समझ में आएगा, 194 10% फिर 5,000 रुपये, ठीक है। अब आ जाते हैं 194B, अब इसकी हो जाती है फैमिली शुरू। क्या कह रहा है 194B कि अगर ये देखो 194B और 194B भी, ठीक है, बहुत दमदार, मज़ा आ रहा है, तो सेशन को प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना बच्चों के साथ, ठीक है। तो देखो 194 और 194B दोनों को साथ करवाने की कोशिश करूँगी। क्या है, पढ़िए, विनिंग फ्रॉम द लॉटरी एंड पजल गेम, विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेस। अब देखो दोनों ही पॉइंट क्या है, अदर सोर्सेज वाले हेड के हैं, नज़र आ रहा है। और नॉर्मल सी बात है, एक तरह से स्पेक्यूलेटिव तरह का बिजनेस है ना। आप कहीं पे सट्टा लगा रहे हो, आप लॉटरी लगा रहे हो, हॉर्स रेस में लगा रहे हो, तो वहाँ पर इन केस आप जीत जाते हो, आप बड़े खुश मिजाज होकर वहाँ गए मार्केट के अंदर जो लॉटरी गेम जहाँ खेले जाते हैं, ठीक है, वहाँ आपने लगाए पैसे और आप जीत भी गए, ठीक है। और जीतने के बाद जो मैंने KBS वाला एग्जांपल समझाया था ना, ये वही है, सेम एज इट इज़ वही है। अगर KBS, जैसे मैंने आपको बताया था, KBS में उस व्यक्ति के 1 लाख रुपए जीते थे, लिमिट क्या थी, अगर 10,000 से ज़्यादा अगर ये अमाउंट हो जाती है तो कंपनी क्या करेगी, 30% क्या करेगी, TDS काटेगी। तो सेम एज इट इज़ इसमें भाई साहब, कुछ चेंज नहीं है। याद हो गया कुछ, मतलब कोई दिक्कत याद करने में नहीं ना। आपने चाहे लॉटरी से जीता हो या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस से जीता हो, 10,000 की लिमिट है, 30% आपको कंपनी काट कर देगी, चाहे आपने कितनी भी अमाउंट, अगर 10,000 से ऊपर हुई तो, कहने का मतलब 10,000 से ऊपर हुई तो TDS ऑलवेज डिडक्टिव, TDS हमेशा कटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई साहब, ठीक है। तुम नहीं बचने वाले, कहने का मतलब है तुम्हें नहीं छोड़ेगी ये, तुम्हें पकड़ के रखेगा ये। नेक्स्ट आ जाता है, अब देखो आप इतने माला माल हो गए हो, आपने लॉटरी में पैसा लगाया, आप वहाँ भी जीत रहे हो, मतलब बहुत लकी पर्सन हो आप तो भाई, मतलब जहाँ पैसा लगाया वहीं आपके पास मिले जा रहे हैं, है ना।
तो नेक्स्ट आ जाता है उस व्यक्ति के मन में ये आया कि कहीं ना कहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट करवाने लग जाऊं, कहीं ना कहीं मैं मिस्टर एक्स के माइंड में आया कि इतना पैसा हो गया, मैंने सैलरी में भी सैलरी बढ़िया कमा रहा हूँ, मैंने प्रोविडेंट फंड में भी लगा दिया, मैंने सिक्योरिटी में भी लगा दिया, मेरे को डिविडेंड के ऊपर भी इंटरेस्ट में भी लगा दिया, डिविडेंड में भी लगा दिया, सॉरी डिविडेंड मिलने लगा सिक्योरिटीज़ में, मार्केट में शेयर्स में लगाने के बाद, है ना। मैंने उसमें गेम में लगाए, मैं वहाँ जीत गया, पैसा ही पैसा है। आखिरी में आके वो कहने लगा कि मैं चलो कॉन्ट्रैक्ट करवाने लगता हूँ। तो अंडर सेक्शन 194C, सी से कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, और सी से सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट की बात की जा रही है। अगर आप पेमेंट करते हो कॉन्ट्रैक्टर को, अमाउंट क्या है पेमेंट की, 30,000 या फिर 1 लाख टोटल पूरे साल में। अगर आप 30,000 अपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो या फिर 1 लाख पेमेंट करते हो, तो उसके ऊपर भाई साहब TDS कटेगा। और डिपेंड करता है कि वो कंपनी है या फिर एक इंडिविजुअल या फिर HUF है। अगर कंपनी है तो 2% आप TDS काट कर दोगे, अगर इंडिविजुअल या HUF है तो 1% काट के दोगे। कहने का मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 194A के अंदर जितने भी पॉइंट थे ना वो सारे सेम है। तो मैं इसलिए बोल रही थी पहले वे जो सेक्शंस करवाए ना 194 सारे आपको याद होने चाहिए। अमाउंट इज पेड फॉर द पर्सनल पर्पज ट्रांजेक्शन्स ऑफ द गुड्स एंड द कंट्रैक्टर्स डू नॉट ओवन फॉर द। अब इसको देखते हैं, ये भी ना उसी आइटम्स का है जब बिजनेस प्रोफेशन की बात हो रही थी। बिजनेस के अंदर क्या थी, 1 करोड़ से ज़्यादा थी। प्रोफेशन की बात की जा रही थी तो 50 लाख रुपए, इतनी जल्दी भूल गए। तभी तो मैं बार बार रिकॉल करवा रही हूँ, साथ साथ याद करूँगी। थोड़ा सा ना चैप्टर आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा, बट ट्रिकी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। बहुत मैं कहूँगी आपको इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है ये। ठीक है, अगर आपकी जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट करने का बिजनेस है, अगर ट्रांसपोर्ट करते टाइम आपके बिजनेस के अंदर 10 से ज़्यादा आइटम्स की आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, तो वहाँ पर की बात की जा रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर डू नॉट ओवन मोर देन द 10 गुड्स कैरेज। 10 से ज़्यादा आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुई तो आपको TDS पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे किस चीज़ की लिमिट लिखी हुई है, TDS नॉट डिडक्टिंग इफ़, यदि आपके पर्सनल पर्पज़ के लिए है या फिर आपकी जो ट्रांजेक्शन्स करते हो 10 आइटम्स की बात की जा रही है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, देखो मिस्टर एक्स है, कॉन्ट्रैक्टर है, मैंने स्पेशल लिखा हुआ है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। मिस्टर वाई है, कॉन्ट्रैक्टी है, समझ में आया। डिडक्टर और डिडक्टी, डिडक्टी कौन है, जिसको अमाउंट मिलनी है ना एट द एंड में और उसको पेमेंट करनी होती है, तो वो TDS काट के देता है। तो मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट पहले महीने 2,000, 3,000, 14,000, 11,000, 13,000, 9,000, 1,500 रुपये, अगर इन सबको मिलाकर सारी की सारी अमाउंट को मिलाकर 30,000 या 1 लाख से ज़्यादा है पूरे साल में, तो आपको TDS काटना पड़ेगा। TDS की अमाउंट बेस करती है, अगर कंपनी है तो 2% आप TDS काटोगे, अगर इंडिविजुअल या HUF है तो आप 1% TDS काटोगे। ठीक है जी, तो इतना याद हो गया। चलो दोबारा से चलते हैं, रिकॉल करो। 194B तक याद हो गया था, 194BB मतलब हॉर्स रेस था BB में। ठीक है, थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही भाई साहब, 1 सेकंड। हॉर्स रेस था, ठीक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी से था, 30% TDS कटेगा, 30% TDS कटेगा, 10,000 की लिमिट थी। अब 194C आ गया है, C से कॉन्ट्रैक्टर की बात की जा रही है। अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसको, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो, तो लिमिट क्या है कि 30,000 और 1 लाख। ठीक है, और अमाउंट डिपेंड करता है, अगर कंपनी है तो 2% TDS कटेगा, अगर इंडिविजुअल है HUF है तो उसके ऊपर 1% कटेगा। अगर आप इस वीडियो को ना 3 बार तो कहती नहीं, 2 बार देख लेना, एक बार ही वैसे रिकॉल हो जाएगा, एक बार नोट्स बना लेना। ठीक है, दूसरे अपने हैंडमेड बनाओ, जितना मैं कहूँ मैं मेरे मानोगे तो हैंडमेड इस चैप्टर के नोट्स बनाओगे तो उतना जल्दी ज़्यादा अच्छे से याद होगा, क्योंकि हाथ से जब आप लिखोगे कोई चीज़
तो वो चीज़ थोड़ा सा और ज़्यादा याद होती है। अदरवाइज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको देने में, बट हाँ आपके लिए कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद हो जाए उस चीज़ के लिए आप इसी तरह से आप वैसे 1-2 घंटा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप हाथ से खुद अपने हैंड रिटन जो नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और नॉर्मल सी बात है याद भी जल्दी होगा। और ये ट्रिक्स आप जब तक मैं कह रही हूँ सेक्शन जो है ना हमेशा 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10 बार क्या पता रिवीजन करनी पड़े, ऐसे इनको लिख कर अपनी दीवार के सामने लगा लेना कि हाँ इसका सेक्शन ये इस तरह से, ठीक है। सी से कॉन्ट्रैक्ट पे पहुँच गए थे, अब आ जाओ भाई डी पे। अब आपकी ये कह रहे हैं कि इतना पैसा हो गया भाई साहब के पास, भाई इतना पैसा हो गया भाई साहब के पास कि उसके ऊपर तो उसके पास से हमें छीनना पड़ेगा, मतलब उसकी जान को खतरा पड़ने लगा। खतरा समझ रहे हो, मतलब कि उसकी जान भी जा सकती है, डेथ भी हो सकती है। वो मतलब पैसे लूटने वाले कभी भी इसके ऊपर मतलब हमला कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ने, इंश्योरेंस जो एजेंट है वो कहता है भाई साहब तू इंश्योरेंस करवा ले अपना, जिससे तू भी सिक्योर रहेगा, और अगर बाय द डिफ़ॉल्ट तेरे को कुछ हो जाता है तेरी फैमिली कम से कम सिक्योर तो रहेगी इन फ्यूचर में। वो कहता अच्छा। तो इतना वो डर गया, उसने क्या किया, अपनी डेथ का डर को देखते हुए अंडर सेक्शन 194D के अंदर किसके अंदर कमीशन दिया, किसको दिया, इंश्योरेंस एजेंट वाले को कमीशन दिया। उम्मीद है ये आपको याद रहेगा। डी से डेथ और डी से आपने डेथ के डर में इंश्योरेंस करवाया। नॉर्मल सी बात है, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इंश्योरेंस करवाते हो, आपका सब्जेक्ट भी है फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, है ना, तो वहाँ पर आप यही सभी चीज़ें पढ़ते होंगे। तो पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन टू द एजेंट बाय द कंपनी, ठीक है। अगर अमाउंट क्या है कमीशन की 15,000 से ज़्यादा होती है तो 5% आपको TDS काटेगी कंपनी जो पेमेंट करती है। एक सेकेंड, यहाँ पर ये सब मैंने मिक्स कर दिया, एक सेकेंड, ये यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि इन दोनों के ना पॉइंट सेम है, 194D 194DA, ठीक है। तो आपकी ट्रिक के लिए मैंने थोड़ा सा इसलिए इसको याद था। तो 15,000 से अगर आपने ज़्यादा अमाउंट की पेमेंट की है किसको, एजेंट को, तो आपको 5% का TDS काटना पड़ेगा, आपके ऊपर TDS 5% लगेगा। डिडक्शन किसी भी एंगल में नहीं मिलेगी आपको, मतलब कि TDS ना देना पड़े ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 194DA वो कहता है अच्छा इतना डर, मतलब इतना डर गया, उसने क्या किया, मैच्योरिटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लिया, मतलब लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लिया, साथ में इंश्योरेंस अपना जो दूसरा हेल्थ का होता है वगैरह वगैरह सब करा लेके, कहीं ना कहीं सोच के उसको हार्ट अटैक आ जाए भाई साहब, समझ रहे हो। तो उसने लाइफ का भी करवा लिया, दूसरा भी करवा लिया। तो अगर इफ़ द 1 लाख और मोर देन द मैच्योरिटी अमाउंट है, यहाँ पे ना मैच्योरिटी है, मेन वर्ड क्या है, मैच्योरिटी है। मतलब मैच्योरिटी का मतलब होता है एट द एंड में जो आपको पैसा मिलने वाला है, अगर वो पैसा आपका 1 लाख से ज़्यादा है तो कंपनी क्या करेगी, आपको TDS काट कर देगी। समझ पा रहे हो। मान लीजिए आपने क्या किया, 2 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया, आपकी मैच्योरिटी की अमाउंट कितनी है, 2 लाख रुपये। तो कंपनी जहाँ पर आपने करवाया, ये मान लीजिए कंपनी है और ये पर्सन है, इसने अपना इंश्योरेंस करवाया इस कंपनी के पास, तो ये क्या कहेंगे, इंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस करता है उसे इंश्योरर कहते हैं, इंश्योर्ड कहते हैं। और ये कहते हैं, एक सेकेंड, इंश्योरर ये होता है, ये इंश्योर्ड होते हैं, जिसने इंश्योरेंस लिया है वो इंश्योर्ड होता है। तो कंपनी कहती है कि तुम्हें मैं 2 लाख नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हारी ये मैच्योरिटी की अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है, मैं TDS काटूंगी इसके ऊपर। कितने परसेंट, ये इसके अंदर 5% है, इंश्योरेंस वाले केस के अंदर 5% है। एट द एंड में इसका क्रश बताऊंगी कैसे क्या आपको याद करना है, ठीक है। वैसे मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। तो क्या है, 5% देना पड़ेगा। तो इसका अगर 5% अपन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10,000 रुपये कंपनी TDS काटेगी, ये जाएगा गवर्नमेंट के पास, और बाकी बचा 1,90,000 रुपये, इसका जो मैच्योरिटी का अमाउंट था वो जाएगा इस पर्सन के पास जिसने इंश्योरेंस करवाया था। समझ में आ गया, ठीक है जी। दोनों की लिमिट 5% TDS की है। चलो जी, अब आपके पास आ जाते हैं हम, केवल देखो बस ख़त्म होने वाला है, 6 और रह गए हैं, 9 तक हम पहुंच गए हैं। देखो कितनी जल्दी हमने पहुंच कर लिया है, आधे घंटे के अंदर हमने 9 TDS के रेट प्लस में TDS कैसे कटता है स्टोरी इसके साथ याद किया है। अब देखो उसने क्या किया, अपना इंश्योरेंस भी करवा लिया, मैच्योरिटी की लाइफ तक जो अमाउंट था वो भी सब फिक्स हो गया, 1-1 लाख, ठीक है। अब ये कहता है कि
194 में क्या है, नॉन रेजिडेंट्स स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट की, एडवर्टाइजमेंट की, तो टीडीएस कटेगा कितने परसेंट, 20% प्लस में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, इसके ऊपर मेरी कोई ट्रिक नहीं आ रही है। अगर हाँ देखो, किसी भी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर या फिर किसी भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ऊपर, संस्था के ऊपर, आपको नहीं एकेडमी के ऊपर, आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, कोई आपने कोई डोनेशन किया, जैसे आपको पता है आपको जो डोनेशन का जो सेक्शंस है, अंडर सेक्शन जी में डिडक्शन मिलती है। अगर आपने किसी भी स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के अंदर आपने डिडक्शन मतलब कंट्रीब्यूशन किया तो आपको डिडक्शन मिलती है। तो इसी तरह से यहाँ पर है, अगर आपने वो अमाउंट वहाँ पर स्पोर्ट नॉन रेजिडेंट्स, पर यहाँ पे वर्ड देखना नॉन रेजिडेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन के यहाँ या फिर किसी एसोसिएशन के यहाँ अगर आपने अमाउंट को डिपॉजिट करवाया है, इन्वेस्ट किया है, तो आपके ऊपर टीडीएस 20% लगेगा, प्लस में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा। नॉर्मल सी बात है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हर जगह लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर छूट ना नहीं, मतलब टीडीएस ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर टीडीएस कटेगा ही नहीं, यहाँ पर आपको देना ही देना पड़ेगा 20%। नेक्स्ट आ जाता है कि कमीशन ऑन सेल ऑफ द लॉटरी टिकट। आपने देखा कि मैंने जब लॉटरी ली थी, लॉटरी की टिकट ली थी, तो मेरे पैसे भाई साहब इतने लगे थे, मतलब 1-2 लाख की लॉटरी टिकट थी और मैं जीता भी था, और उसके ऊपर मैंने 30% का टीडीएस भी दिया था। सेक्शन याद बताओ जल्दी मुझे कि जब मैंने लॉटरी और जो हॉर्स रेस में विनिंग था, और सेक्शन कौन सा था, बी और डबल बी, 94 बी 94 डबल बी। कितना टीडीएस काटना था, 30%। लिमिट कितनी थी, 10,000, कि 10,000 से अगर एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो आपको 30% टीडीएस देना पड़ेगा। याद आया? उसने सोचा कि मैं क्यों ना मैं ही सेल करने लग जाऊँ टिकटा, मुझे भी अच्छा कमीशन मिल जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हो, कमीशन मिल रहा है आप लॉटरी की टिकट को सेल करने के बाद, तो कि इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर आपको 50,000 की लिमिट अगर आपने क्रॉस कर दिया आपकी कमीशन की, तो आपको 5% का टीडीएस देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो आप इस तरह से इंटरलिंक कर सकते हो कि जब मैंने इंश्योरेंस कमीशन जो एजेंट को दी थी तब भी मैंने 5% दिया था, और जब मुझे कमीशन लॉटरी टिकट वाले पर्सन को देना पड़ रहा है तो मुझे 5% का टीडीएस करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अब देखो भाई साहब, ये हो गया अपना पास 194G लॉटरी की कमीशंस के ऊपर। अब आ जाते हैं 194H, 194I, 194IA एंड लास्ट इज दैट 194K और L। 5 और रहते हैं, फिर फटाफट अपना चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और लास्ट में इसका क्रश और बता दूंगी इसको कैसे और लर्न करना है। नेक्स्ट क्या है, कमीशन और ब्रोकरेज एक्सेप्ट द लॉटरी टिकट, क्योंकि लॉटरी टिकट कंपनी वहाँ हो चुकी है, अंडर सेक्शन 194G के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है, बट अंडर सेक्शन 194H में क्या करना है कि कमीशन या फिर ब्रोकरेज लॉटरी के अलावा किसी और के अंदर यहाँ पे आपको पेमेंट देनी पड़ रही है आपको किसी को फॉर अ पेमेंट ऑफ कमीशन या फिर ब्रोकरेज के लिए। अगर वो अमाउंट 15,000 के लिए है तो 5% टीडीएस लगेगा 194A की एज इट इज़। आपको टर्म कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा 194 है कौन सा भाई साहब, वो मैंने समझाया था ना, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए 1 करोड़ की अमाउंट है, प्रोफेशन के लिए 50 लाख की अमाउंट है, तो वो अमाउंट, वो कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक और लर्न करना, जी और एच जो क्या है आपके, इसको याद करने की एक और ट्रिक बताती हूँ मैं तुम्हें। ये देखो मेरे दिमाग में अभी अभी आई है, मेरे पहले नहीं आ रही थी, मैं इतनी देर हो गई थी मेरे को सोचते हुए। ABCD आती है सब बच्चों को, ABCDEFGH, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अंडर सेक्शन 194G भी पढ़ा, अंडर सेक्शन 194H भी पढ़ा। अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ लिमिट याद करने की। अगर आपको कमीशन पेमेंट करनी है, कमीशन पेमेंट कर रहे हो 15,000 से, ये है ना इसी दोनों की लिमिट, तो आपको कितने % देना पड़ेगा, 5% टीडीएस देना पड़ेगा। तो 15,000 कैसे याद रखोगे, अंडर सेक्शन G और अंडर सेक्शन H, अगर इन दोनों को प्लस करोगे ना 8 और 7 को, क्या हो जाएगा 15, तो 15 से याद रख लेना 15,000 आ गया। मतलब
अभी अभी रिसेंट है, मेरे को इतने दिन हो गए थे, मैं मतलब सोच रही थी और मेरे को बहुत घंटे बीत चुके थे कि जब मैं इसको प्रिपेयर कर रही थी ना इस नोट्स को, तो मैं इन्हीं के ऊपर कंफ्यूज थी कि मैं मतलब करूँ तो क्या करूँ, कैसे मैं इसको लिंक बनाऊँ। मुझे नीचे वालों की ना बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, इन तीनों की नहीं बन रही थी। अब 2 की बन गई, अब ये रहते इसका देखते क्या होगा। चलो तो देखो यहाँ पे 194I के कह रहा है रेंट ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर की रिगार्डिंग आप पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट की अमाउंट 2,40,000 रुपये है। तो क्या होगा 2% फॉर द प्लांट एंड मशीनरी एंड 10% फॉर द लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सिंग के लिए। ये आपको ये याद करना है। इसकी अगर कोई ट्रिक निकलती है इतने हमारा लेक्चर पूरा होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। बाकी एज इट इज़ रहेगा सेम एज इट इज़। 194A का इंडिविजुअल HUF टर्नओवर 1 करोड़ जो पर्सनल इनकम जो होती है, पर्सनल इनकम जो प्रोफेशनल इनकम जो होती है, सॉरी 50 लाख, ये एज इट इज़ रहेगा। ये एक ही पॉइंट है जो मैं आपको याद करने के लिए बोलूँगी, रट्टा मारना, कहने का मतलब रट्टा मारने का। अदरवाइज़ अभी तक तो स्टोरी ही चल रही थी हमारी, अमीर हो गया, सैलरी होगी, इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, ठीक है, अच्छे से जो हॉर्स रेस की विनिंग में हो गया। इसी के साथ साथ देखो हाँ इसमें ये बन सकता है आगे मेरे को 194I 194IA दोनों की दोनों आपकी एसेट से बिलोंग करती हैं। क्या है, दोनों की दोनों आपकी एसेट से बिलोंग करती है। वो एक तो है रेंट का, एक है सिंपल। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, इमूवेबल आई देन आई से IA, इमूवेबल जो आपकी एसेट्स होती हैं, इसको ऐसे कर सकते हो। ये ट्रिक है, अगर आपको पसंद आई होगी तो, क्योंकि अभी जनरेट हुई है, मुझे भी नहीं पता। इमूवेबल अगर एसेट्स की बात होती है तो अंडर सेक्शन 194IA की बात होगी। और इसमें कह रहे हैं कि 2022 का रूल है कि अगर अमाउंट क्या है 50 लाख से ज़्यादा हो जाए तो आपकी जो स्टैंप वैल्यू है और फेयर वैल्यू है, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, जो भी आपकी हायर होगी उसके ऊपर आपको TDS काटना पड़ेगा। और ये 50 लाख की बात की जा रही है। 50 लाख कैसे डिफाइन करेंगे, 50 लाख को कैसे डिफाइन करेंगे, उनकी स्टैंप वैल्यू देखेंगे प्रॉपर्टी की, और जो फेयर वैल्यू है जो आप कंसीडर की जा रही है उनमें से जो भी हाई होगा ना उसके ऊपर 1% आपको क्या करना पड़ेगा, TDS काटना पड़ेगा। ये पॉइंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्या, अगर वो एग्रीकल्चर की इनकम लैंड है तो आपका TDS नहीं कटेगा, चाहे कितनी इनकम जनरेट हो रही हो, कितना ही आपको पेमेंट करना पड़ रहा हो, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 194I क्या है, लैंड और बिल्डिंग के रेंट के लिए रिगार्डिंग है। और अंडर सेक्शन 194IA क्या है, आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, ठीक है। अब 2 रह गए 194K एंड 194LA। के की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड है, इनकम ऑन द यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आपकी पेमेंट क्या है 5,000 से एक्सीड कर रही है तो 10% लगेगा। आपको कहीं ना कहीं ये अमाउंट कहीं कहाँ पे नज़र आ रही थी, किसके ऊपर थी ये 5,000, मुझे याद नहीं आ रही, जल्दी मुझे याद दिलाइए। 5,000 और आपको TDS देना पड़ा था 10%। यस बिल्कुल राइट, हमने पढ़ा था आपके अंडर सेक्शन 194 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड के अंदर हमने पढ़ा था अगर 5,000 से लिमिट एक्सीड कर जाए तो 10% TDS कटेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, अंडर सेक्शन 194K भी इसी तरह का है, नो TDS इफ द इनकम इज ऑफ अ कैपिटल गेन। कोई भी TDS नहीं कटेगा अगर इनकम क्या है कैपिटल गेन से जनरेट हुई है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 194LA कंपुटेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ द सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी 2.5 लाख की बात की जा रही है, TDS 10% करेगा। एग्रीकल्चर इनकम हुई तो कोई TDS नहीं है। अब मैं आपको बिल्कुल ऐसे सीरीज़ के अंदर ये आपको लर्न करवाने की कोशिश करूँगी। 10 मिनट का काम और रह गया और देन हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड, इनको भी मुझे लिख लेना चाहिए था पहले, चलो कोई नहीं, बात नहीं, हम इसको करते हैं। 192 क्या है हमारा, सैलरी। मेरे साथ साथ बोलो, पहली बात तो मेरे साथ बोलो, ठीक है, क्योंकि मुझे भी तभी याद आएगा, ठीक है। TDS कैसे कटेगा, स्लैब रेट के हिसाब से, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर होगी तो। 194A किसके लिए था, जल्दी से रिमेंबर कीजिए। 194A हमारा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए था और
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए था और क्या लिमिट थी, 50,000 लिमिट थी। अगर इस लिमिट को एक्सीड करते हैं तो 10% हमारा TDS कटेगा। वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्या थी हमारे पास, सिक्योरिटी था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी की अमाउंट जो इंटरेस्ट की अमाउंट क्या है 5,000 से ज़्यादा मिल रही है तो आपको TDS 10% देना पड़ेगा। 194 क्या कह रहा था भाई साहब, ये कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड, डिविडेंड ही होगा ना, मैं भी चेक कर लेती हूँ। यस 194 क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड क्या कह रहा है, यही सेम बात कि अगर आपकी अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है तो 10% आपको TDS पेमेंट करनी पड़ेगी। कहता है जी ठीक है मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है आपका, इंटरेस्ट है बट अदर देन सिक्योरिटी, ठीक है जी, 5,000 और 10%। क्लियर जी, वेरी गुड। अब यहाँ पर 194K लिखूँ, क्यों, क्योंकि 194K के अंदर भी 5,000 की लिमिट है और 10% के आपका TDS कटेगा। के अंदर क्या था कि अगर आपकी अमाउंट क्या है, म्यूचुअल फंड की बात की जा रही थी यहाँ पर, राइट, पेमेंट हो रही है फॉर द म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पर आपका 194K अप्लाईकेबल होगा और देन 5 to 10% लगेगा, 5,000 की लिमिट और 10% का ही, ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारे इससे आगे और बढ़ते हैं। अभी तो हमें इंटरेस्ट पे अटके हुए थे, फिर इसने देखा कि मुझे बड़ा पैसा मिल रहा है, क्यों ना मैं इसको लॉटरी में लगा दूं, क्यों ना मैं इसको हॉर्स रेस के अंदर लगा दूं। तो लालच तो भाई जागता है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो ये किस चीज़ के लिए था कि लॉटरी, पजल गेम के लिए था, और 194 BB किसके लिए था, हॉर्स रेस के लिए था। इसके ऊपर दोनों की अमाउंट लिमिट सेम है, क्या है, 10,000 से लिमिट अगर एक्सीड करेगी तो 30% का TDS कटेगा। दैट्स इट, इतना समझ में आया। बी के बाद कौन सी काउंटिंग आती है भाई साहब, जल्दी बताइए। बी के बाद आती है C, 194C। सी से मैंने आपको याद करवाया था कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप क्या करते हो, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट किया आपने कॉन्ट्रैक्टर को, बट लिमिट इज द डिपेंड अपॉन 30,000 एंड 1 लाख। ओके जी, 1 लाख और 30,000, बट इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कंपनी। अगर आप कंपनी को पेमेंट कर रहे हो या फिर इंडिविजुअल या फिर HUF को पेमेंट कर रहे हो। कंपनी को देखो कंपनी बड़ी है तो इसको ऊपर थोड़ा सा बड़ा अमाउंट लिख देंगे 2%, इंडिविजुअल HUF थोड़े से छोटे हैं तो इसको 1% कर देंगे। इतना समझ में आया, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए जल्दी से फटाफट, ठीक है। अब इसके बाद देखो, उसने देखा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बढ़ने के बाद भाई साहब उसके ऊपर इतना बर्डन आ गया, इतना बर्डन आ गया, लोगों की नज़र सारी उसके ऊपर ऐसे उल्लू की तरह देख रही थी, बाज की तरह, बाज और चील की तरह बिल्कुल ऐसे देख रहे थे। पता नहीं कितना पैसा दबा के रखा है उस बंदे ने। तो उसके जीवन के ऊपर खतरा मंडराया डी, और अंडर सेक्शन 194DA। अच्छा जी, डी के अंदर क्या था कि अगर उसने पेमेंट इंश्योरेंस कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए, किसको, एजेंट को। क्या लिखूं यहाँ पर, मैं इसको लिखूं इंश्योरेंस, राइट, इंश्योरेंस कमीशन टू एजेंट बाय कंपनी। और यहाँ पर मैच्योरिटी है, मेन पॉइंट है यहाँ पर मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस एजेंट की बात की जाए, इंश्योरेंस एजेंट के अंदर ये कह रहे हैं कि 15,000 की लिमिट है ना, यस, इसकी 15,000 और इसकी 1 लाख। अगर ऐसे है तो उनके ऊपर TDS कटेगा आपका 5%,
ठीक है। अब उसने क्या किया, अपने डेथ को सिक्योर किया, मतलब कि थोड़ा सा इंश्योरेंस करवाया। देन उसके बाद उसने क्या किया, स्पोर्ट्स एसोसिएशन का आपको लर्न करना पड़ेगा, 194E का है थोड़ा, ठीक है। इतनी प्रोसेस होने के बाद अब आ जाता है आपका 194G और H। 194G भी हमने अभी याद करवाया था आपको ट्रिक के साथ, अभी H भी। G का नंबर है 7, H का नंबर है 8। अगर इन दोनों को प्लस कर जाए तो लिमिट हो जाएगी दोनों की 15,000 रुपये। और कितनी @ 5% TDS आपको कटेगा। बट सिचुएशन क्या है कि अगर आपने लॉटरी टिकट के वाले पर्सन को क्या दिया है, कमीशन दिया है, तो अंडर सेक्शन 90G। और अगर आपने लॉटरी को छोड़कर बाकी सभी जो ब्रोकरेज होते हैं उनको दिया है तो अंडर सेक्शन 194H लगेगा। ओ माय गॉड, ये भी याद हो गया हमें तो, शाबाश। नेक्स्ट आता है 194I, 194IA। आई से आप क्या, IA से मैंने क्या याद करवाया था, इमूवेबल एसेट्स को ऐसे लर्न करवाया था। और इसके अंदर जो लिमिट थी वो थी 50 लाख थी। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्टैंप ड्यूटी और आपकी फेयर मार्केट वैल्यू। जो भी हाई होगी उसके ऊपर TDS लगेगा, वो भी कितना, 1%। और 1% किस केस में नहीं लगेगा, अगर वो इनका जो आपकी जो ये लैंड है वो क्या हुई, एग्रीकल्चर की हुई, ठीक है जी। अब 194I का क्या है, ये है 2,40,000 रुपये और 1% का इसके ऊपर TDS कटेगा, 2% का, सॉरी, ठीक है। ये थे आपके सेक्शन जिनको मैंने अभी देखो टिक से समझाया। 192 सैलरी, 192A उसको पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास फिर उसने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के बाद उसके पास इसने ये हुई कि उससे उतना पैसा नहीं मिल रहा भाई साहब, उसने क्या किया, सिक्योरिटी में लगा दिया, डिविडेंड में लगा दिया, अदर सिक्योरिटी में लगा दिया। तो उसने देखा इतना तो पैसा आ ही गया, तो मैं क्यों ना मैं इसको गेमिंग में भी लगा दो। गेमिंग में तो भाई साहब उसने रुका ही नहीं, हॉर्स रेस में भी लगा दिया, पजल में भी लगा दिया। फिर उसने क्या किया, और पैसा आ गया, कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, उसकी जान को खतरा हुआ। जान को खतरा होने के बाद उसने क्या किया, इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस एजेंट वालों को पैसा दिया, कमीशन दिया, ठीक है। फिर उसने लॉटरी टिकट वालों को दिया। इस तरह से उसकी ज़िंदगी चलती रही, क्योंकि मनुष्य का लालच तभी बढ़ता है, डेथ नजर आ रही तो फिर रुक जाता है, इंश्योरेंस करवा लेता है, फिर चलता है। इसी तरह से TDS देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट का पैसा टाइम पे मिल जाए। और टैक्स लायबिलिटी जो SSC होता है उसका 31 मार्च, अब 23 को पेमेंट करनी है, तो उसका जो टैक्स लायबिलिटी है वो थोड़ा सा उस टाइम पे कम हो जाए, ठीक है। और गवर्नमेंट अपने रेगुलर रेवेन्यू जनरेट करती रहेगी तो रेगुलर एक्सपेंडिचर भी करती रहेगी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो चैप्टर है, ये जो पूरा चैप्टर है समझ में आया होगा, ठीक है। ये इसके ऊपर जो वीडियो लाने के लिए ना मुझे थोड़ा सा इसलिए टाइम लगा क्योंकि जो सेक्शंस के रिगार्डिंग थोड़ा सा इसके अंदर मुझे स्टडी करनी पड़ी, ठीक है। इसके अंदर बहुत सी बातें लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में गए हुए हैं। बट मैंने आपको क्या किया, जो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कि कब नहीं देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा, ये सारी बातें हमने इसके अंदर कवर कर ली है, क्योंकि इसके अंदर सेक्शंस बहुत ज़्यादा है। 94 M94 बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कहते हैं बहुत, हमने यहाँ तक की है इमूवेबल प्रॉपर्टी 194 LA तक, ठीक है। यहाँ तक हमने की है, जो इम्पोर्टेंट थे मैंने वो करवा दिए हैं। और अब TDS TCS, हाँ ये यहाँ पर बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात और देख लो कि ड्यू डेट ऑफ द इशू ऑफ द TDS सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट मैं बता रही हूँ वो इशू करते हैं कंपनी वाले, है ना। फॉर्म नंबर 11 क्या होता है, जब एनुअली अप टू द 15 जून की, और फॉर्म नंबर 16A और 16D क्वार्टरली, जब विद इन 15 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द, ये जो 15 जून और ये जो 31 मार्च नज़र आ रहा है ना, ये एडवांस पेमेंट में हमने समझाया था कि ये डेट्स क्या हैं, ठीक है। तो उस चैप्टर को भी देखना। और TCS का भी हो गया होगा कि जहाँ पे देखो टेंडू लीव्स के लिए, टिम्बर के लिए, स्क्रैप के लिए, जो मटेरियल्स होते हैं अल्कोहल के लिए, इतना ही % लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाता है चैप्टर फिनिश, एडवांस पेमेंट वाला हो गया, मतलब कि 25-26 चैप्टर हो चुके हैं हमारे। और
डिडक्शन वाला ऑलरेडी हो चुका है, इस सेशन में मैं दोबारा से करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। रिबेट वाला हो चुका है, असेसमेंट ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटी हो चुका है, फाइलिंग ऑफ ITR हो चुका है, असेसमेंट प्रोसीडर हो चुका है, TDS TCS हो गई ये। अब ये देखो नीचे वाले चैप्टर्स रहते हैं, पेनल्टी ऑफेंस वाले, ये अपील एंड रिवीजन वाला, ठीक है, इनको हम जल्द ही कवर करेंगे। इनके लिए मेरे को नोट्स प्रिपेयर करने हैं, देन आपको ये चैप्टर मिल जाएंगे, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी सिलेबस हम जल्द ही शुरू करेंगे इसके 3 चैप्टर होने के बाद। अब देखो अप्रैल के मिड तक ये टैक्स का हो जाएगा सिलेबस, और HRM का तो चला ही हुआ है, HRM के 3 चैप्टर हो चुके हैं। टोटल आपके 8 चैप्टर है, 5 चैप्टर बन के रहते हैं, मतलब अप्रैल के एंड तक HRM का हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट का शुरू करेंगे, ठीक है जी। पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, शिद्दत से पढ़िए, ठीक है, जिससे आपको भी नॉलेज हो। ये नहीं हो कि पेपर को पार करने के लिए ही पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।